खाली गिलास है और गिलास ये एक कार्ड है, कार्ड और कार्ड के ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक सिक्का रख दिया। ठीक है, सिक्का रखने के बाद मैंने इस पर कार्ड पर क्या लगाया, एक फोर्स लगा रहा हूं मैं अपनी उंगली के द्वारा। तो क्या हुआ, ये जो सिक्का है इस गिलास के अंदर गिरा। क्यों गिरा, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ साइंस का कमाल है, न्यूटन्स के लॉ का कमाल है। इसमें कौन सा लॉ लगा, ये किस कारण से ये गिरा, इसकी हम विस्तार से जानकारी करते हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्रचना घूमत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की है, जो छठी वीडियो है। जो पहली यूनिट चल रही थी बीएससी मैकेनिक्स में, उसकी ये छठी वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपके कंप्लीट कराएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ क्या होते हैं, इनका दैनिक जीवन में क्या। खाली गिलास है और ये आपका एक सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, आप सभी लोग जानते हो। जैसे अभी देखिएगा, ये मैंने जो गिलास पकड़ रखा है विराम अवस्था में है, ऐसा समझिएगा। इसके ऊपर मैंने ये कार्ड रख दिया, ये भी आपका विराम अवस्था में है। और देखिएगा, ये मैंने जो सिक्का रखा है, सिक्का ये है मेरे पास में सिक्का, और सिक्का भी मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये भी विराम में आ गया। जब ये तीनों अभी क्या है, तीनों अपना विराम अवस्था में है, यानी रेस्ट पोजीशन पर है। जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, इन कार्ड पर फोर्स लगाता हूं, तो कार्ड तुरंत गति में आ जाता है। कार्ड कैसा आ जाता है, गति अवस्था में आ जाता है। लेकिन ये जो गिलास और ये जो सिक्का है, ये अपनी उसी पोजीशन पर रहते हैं, यानी रेस्ट में ही रहते हैं। इसीलिए गिलास जो है अपनी अवस्था में रहेगा, सिक्का अपनी अवस्था में रहेगा। लेकिन फोर्स हमने किस पर लगाया है, कार्ड पर लगाया, तो कार्ड अपना तुरंत गति में चला जाएगा। तो कार्ड आगे चला जाएगा, सिक्का अपने पानी में गिरता है, यानी कि इस गिलास में गिरेगा। तो देखिएगा, जैसे अभी हमने फोर्स लगाया सिक्के पर, ये यानी कि अब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, किस पर, कार्ड पर हम यदि फोर्स लगाते हैं तो ये देखिएगा, कार्ड पर हमने फोर्स लगाया, सिक्का कहां पर गिरा है, अपना सिक्का आपका इसमें गिरा है, ये रहा सिक्का। ठीक है, ये कोई जादू नहीं है, ये सब क्या है, साइंस है। अब इस पर मैंने फोर्स लगाया, देखिएगा, तो ये सिक्का इसके अंदर गिरा है। ये देखिएगा, ये सिक्का है आपका। सिक्का इसलिए गिरा है क्योंकि सिक्का अपनी विराम अवस्था में था। देखिएगा, इस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। ये देखिएगा, ये कार्ड था, कार्ड के ऊपर जैसे ही मैंने इस वाला जो सिक्का जो रखा था, तो ये कैसे था, विराम अवस्था में था। गिलास अपनी विराम अवस्था में, यानी कि ये अपनी पोजीशन में है तीनों। अभी ये अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया, तो ये तुरंत अपनी पोजीशन को चेंज कर गया, यानी गति में आ गया। लेकिन आपका जो सिक्का है उसी पोजीशन पर बना रहा। इसीलिए ये जो सिक्का है पानी के अंदर गिरा, क्योंकि ये अपनी उसी पोजीशन पर बना रहेगा। क्योंकि इसके अंदर से ये कार्ड निकल गया, तो बचा क्या, यानी इसके अंदर तो खाली बचेगा, तो ये पानी में यानी गिलास में गिर जाता है, यानी अर्थात इसमें पानी होता तो पानी में गिर जाता। ये कारण होता है। तो ये क्या है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यानी जब तक हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना लगाते हैं, फोर्स ना लगाएं, तो वो उसी अवस्था में रहता है। जैसे कि वो विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगा, और गति की अवस्था में तो वो गति की अवस्था में। फर्स्ट लॉ क्या है, यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर ये ऑब्जेक्ट यदि ये गति में है, वेग से यदि चल रहा है, तो ये चलता ही रहेगा। और यदि ये रुका हुआ है तो स्थिर ही रहेगा। कब तक, जब तक कि इस पर हम फोर्स ना लगाएं। जैसा कि अभी आपने देखा था, जैसे हमने इस पर देखिएगा, एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अब हमने ये चीज की थी, देखिएगा, जैसे अब हमने क्या किया, ये अपना विराम में है, कार्ड भी अपना विराम में है, और ये देखिएगा, ये सिक्का जो दिखाई दे रहा है, ये भी अपना क्या है, विराम में है। ये कब तक विराम में रहेगा, ये तीनों चीज तब तक विराम में रहेंगी जब तक कि मैं इस पर कोई फोर्स ना लगाऊं। जिस भी चीज पर मैं फोर्स लगाऊंगा वो तुरंत गति में आ जाएगा, बाकी कोई चीज गति में नहीं आएगी। तो यही आपका क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, और यदि मोशन की पोजीशन में है तो वो मोशन ही करता रहेगा, यानी कि गति करता ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु चल रही है, यानी कि मैं एक बॉल लूंगा, पृथ्वी पे ऐसे करके फेंक दूं, तो वो चलती ही रहेगी। आप कहोगे सर वो तो कुछ समय बाद रुक जाती है। तो ऐसा क्यों रुक जाती है, वो रुक इसलिए जाती है क्योंकि पृथ्वी उस पर घर्षण बल लगा रही है। पृथ्वी कौन सा बल लगा रही है, एक फ्रैक्शन फोर्स लगा रही है, जिसके कारण से वो रुक जाती है। यदि उस पर पृथ्वी, यानी कि ये वस्तु आपके ऐसा समझिएगा, ये कोई बॉल है, आपने पृथ्वी पर यानी कि चलती हुई जा रही है, और यहां पर जाने के बाद में ये रुक गई। तो रुकी क्यों, क्योंकि इस पर पृथ्वी अपना घर्षण बल लगा रही है। यदि पृथ्वी का घर्षण बल ना लगाए तो यह वस्तु, यह बॉल, वो चलती ही रहेगी अनंत समय तक, कभी रुक नहीं सकते, चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो ठीक उसी प्रकार, और ये जो आपका
जड़त्व भी यही होता है, दिशा का विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो इसी जो फर्स्ट लॉ को, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व का नियम किसने दिया था, जड़त्व का नियम दिया था आपके गैलीलियो ने। किसने, गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जड़त्व का नियम दिया था। तो इसीलिए न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो क्लियर होगी बात, आपको सब कुछ समझ में आ गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका पॉइंट बन जाता है कि आपका न्यूटन्स लॉ, जड़त्व के नियम, जड़त्व का नियम क्या होता है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कहते हैं। ये नियम और किसके नाम से जाना जाता है, यानी गैलीलियो के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब बोलते हैं ये नियम किस बुक में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। तो न्यूटन्स की अपनी एक बुक थी प्रिंसिपिया। कौन सी बुक थी, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नाम की एक बुक थी। उस बुक में ये जो न्यूटन्स के जो लॉ थे, यानी गति के जो नियम थे, वो उस बुक में सबसे पहले प्रकाशित हुए थे। इसीलिए न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ आपके प्रिंसिपिया नाम की बुक में, यानी न्यूटन्स की वो बुक थी जिसमें वो प्रकाशित हुए थे, इसीलिए उनके ही सम्मान में इनको न्यूटन्स के लॉ बोला गया। और वैसे भी ये न्यूटन्स ने दिए थे, इसलिए न्यूटन्स के लॉ कहा गया। ठीक है, तो ये किस बुक में दिया था, प्रिंसिपिया नाम की बुक में ये प्रकाशित हुए थे सबसे पहले। ये बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। अब हम इसके और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। दैनिक जीवन में एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के जो दैनिक जीवन में उदाहरण है, जैसे कि कभी तुमने गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में ये कोई गाड़ी है, ऐसा समझिएगा, ये गाड़ी है कोई, ठीक है, ये, और इसमें ये सीट है और इस पर कोई व्यक्ति आपका बैठा है। ठीक है, और ये जो आपका व्यक्ति बैठा है, जैसे ये गाड़ी एक साथ चलेगी तो ये पीछे की ओर झुक जाता है, और गाड़ी एक साथ तेज चल रही हो, कोई एक साथ ब्रेक मार दे तो आदमी आगे की ओर झुकता है। क्यों झुकता है, क्योंकि ये दोनों गति और विराम के जड़त्व के कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि आपका कोई व्यक्ति, ये देखिए ये कोई गाड़ी है और गाड़ी में ये इस तरीके से बैठा है, ये सीट है आपकी, ठीक है, ये सीट है और इस पर कोई आदमी यहाँ पर क्या है, बैठा है। क्लियर है, जब वो चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो ये सब कुछ गति में है, दोनों चीज, इस व्यक्ति जो बैठा है वो भी गति में है और गाड़ी भी अपनी गति अवस्था में है। लेकिन जैसे वो ब्रेक मारता है तो जो गाड़ी है वो तुरंत की तुरंत विराम में आ जाती है, यानी रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है। गाड़ी रेस्ट में आई, लेकिन इस व्यक्ति का जो शरीर है अभी भी मोशन में है, क्योंकि इस पर फोर्स लगाकर नहीं रोका गया, रोका तो इस गाड़ी को गया है फोर्स लगाकर, यानी ब्रेक लगाकर। तो ये तो अभी चलने की कोशिश करेगा, इसीलिए ये इसका जो शरीर है वो गति की अवस्था में रहता है, वो आगे की ओर चला जाता है, जबकि गाड़ी एक साथ रुक जाती है। तो गाड़ी का ऐसा करके जो शरीर जो बैठा हुआ है वो आगे की ओर हो जाता है, गाड़ी वहीं पर रुक जाती है, इसलिए आगे की ओर धक्का लगता है। और सेम इसी प्रकार से यदि ये अभी विराम अवस्था में है, गति यानी चल नहीं रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, ये व्यक्ति यहाँ पर बैठ गया है सीट पर और गाड़ी एक साथ चलती है, यानी कि एक साथ वो टॉप गियर डाल दे और एक साथ तेज स्टार्ट कर दे, तो यानी कि वो गाड़ी को फोर्स लगाकर स्टार्ट करता है और गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है, तो मतलब गाड़ी तुरंत के तुरंत गति में आ जाती है। गाड़ी पर फोर्स लगाया, स्टार्ट की, गति में आ गई, गाड़ी गति में आई, लेकिन इसका जो शरीर है, जो व्यक्ति है, वो क्या है, अभी भी विराम अवस्था में है। तो इसीलिए इसका जो शरीर है अपनी उसी पोजीशन पर बने रहने की कोशिश करता है और गाड़ी जो होती है वो आगे निकल जाती है, तो ये शरीर क्या होता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। ये कारण होता है दोनों के। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ये कार्ड वाला तो तुम्हें समझ में आ गया है कि यानी किसी गिलास के ऊपर कार्ड रख के उसके ऊपर कोई सिक्का रख रहे हैं, तो कार्ड पर यदि हम फोर्स लगाते हैं तो सिक्का उसी गिलास में गिरता है। क्यों गिरता है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के कारण। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में भी क्या है, गति का और विराम का जड़त्व लगता है। क्यों, क्योंकि इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, तो इसीलिए उसमें विराम का और गति का जड़त्व लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने कार्ड पर फोर्स लगाते हैं तो कार्ड तो तुरंत गति में आ जाता है, तो चला जाता है, जबकि जो सिक्का है वो अपनी उसी पोजीशन में बने रहने की कोशिश करता है, तो वो पानी में नीचे गिर जाता है, गिलास में नीचे गिर जाता है। तो आई होप कि ये जो आपके न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, अब पढ़ेंगे हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, संवेग और आवेग। जो मैंने पहले बता दिए थे उनका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है, संवेग को P से प्रदर्शित करते थे हम और m इंटू वेग लिखा था, द्रव्यमान इंटू वेग। और आवेग बराबर क्या लिखा था, आवेग बराबर क्या फॉर्मूला, इसको J से प्रदर्शित किया था, कोई कोई किताब में I से प्रदर्शित करते हैं, इम्पल्स। और J बराबर क्या होता है, F इंटू dt, यानी कि जब कोई बड़ा बल किसी
सूक्ष्म समय के लिए कार्य करता है तो उसमें आवेग होता है। यदि कोई वस्तु है उसमें द्रव्यमान है और वो v वेग से चल रही है तो उसमें क्या होता है, संवेग होता है। ये चीज आपको दिमाग में थोड़ी देर के लिए दिमाग में रख लेना क्या है, संवेग बराबर mv और j यानी कि बल इंटू सूक्ष्म समय, तो वो क्या बन जाता है, आवेग। ठीक है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ देखो, आपने बचपन में ये पढ़ा होगा कि F बराबर ma, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं तो यह बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। ये पढ़ा था। अब थोड़ा सा हाई क्वालिटी से, नियम ये नहीं था, वास्तव में नियम यहां से स्टार्ट होता है कि यदि किसी वस्तु है ये कोई, उस पर हम कोई फोर्स लगाएं तो यह बल उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी कि यह जो बल है उस वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर, देखिएगा जब पी को क्या बोलते हो, संवेग, लिखा पी और डी लग गया तो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब ही क्या होता है, परिवर्तन से। कैसे, परिवर्तन से। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर, और dt का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज में dt से भाग देते हैं तो उसको बोलते हैं दर। ठीक है, समय दर। तो संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है कोई फोर्स। यदि किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाएं तो यह बल उस वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। या आप इस नियम को इस तरीके से बोल सकते हो कि किसी वस्तु को पर जो बाह्य बल जो लगाया जाता है, यानी कि किसी वस्तु पर जो बाह्य बल लगाया जाता है, यह बल उस वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है या संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जब हम इस चिन्ह को हटाते हैं, यहाँ पे बराबर आता है, एक कांस्टेंट जुड़ता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। आई होप कि आप ये चीज समझ पाए होंगे। अब यहाँ से आपका ये हो गया। अब बोलोगे सर कि ये चीज और ये इसके बराबर कैसे आई, ये बराबर ऐसे आई कि देखिएगा, आपको ये पता है कि P बराबर क्या होता है, mv होता है। ठीक है, P बराबर क्या है, mv रख दिया। P बराबर संवेग बराबर क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग, ये हो गया। m को मैं बाहर ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt हो जाएगा। m को कांस्टेंट है, m बाहर निकाल दिया, dv अपॉन dt। अब देखिएगा आप dv अपॉन dt को, यानी कि वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हो, त्वरण कहते हो, यानी एक्सेलरेशन कहते हो। तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी त्वरण। तो F बराबर ma आया, नहीं आया। तो नियम आपका ये गलत नहीं है, नियम यही है। इसका मतलब, बात इसका मतलब यही है और इसका मतलब ये है, बात दोनों की बराबर है। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान इंटू उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के, यानी कि बराबर होता है उसके गुणनफल के। डॉट का मतलब क्या है, इसका गुणनफल हो रहा है, तो इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई होता है तो वह एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास तथा उसमें जो उत्पन्न हो रहा है एक्सेलरेशन, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके कुछ दैनिक एग्जांपल्स लेकर हम समझते हैं कि ये किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में हर जगह मोस्टली न्यूटन का लॉ हम लगाते हैं, हमें पता ही नहीं है। देखिएगा कैसे, कि आपने कभी देखा था कि हम क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट खेलते समय, जब क्रिकेट का खिलाड़ी जब बॉल के कैच को पकड़ता है, यानी कि बॉल पकड़ता है, कैच पकड़ता है, तो कैच पकड़ने के लिए अपने हाथों को, जैसी बॉल उसके हाथों में आती है तो पीछे क्यों खींचता है, क्यों खींचता है। या आप मान लीजिए ठेका कूदने जा रहे हो, यानी कि लॉन्ग जंप या हाई जंप खेलते हो या कूदते हो, तो वहां की जो जमीन होती है सबसे पहले उसको खोदते हो। क्यों खोदते हो जमीन को, कभी सोचा है उसमें कौन सा न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगता है। अब इसको हम विस्तार से समझेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे लगता है और वो उससे न्यूटन ये खुदाई क्यों करते हैं। खुदाई इसलिए करते हैं ताकि हमें चोट कम लगे, सिंपल सी बात है। हम यदि आपकी बॉल आ रही है तेज वेग से और उसको आप कैच पकड़ना चाह रहे हो, तो कैच पकड़ते समय आप क्या करते हो, बॉल जैसे आती है उसको पीछे क्यों खींचते हो, क्यों खींचते हो, ताकि आपके हाथों में चोट कम लगे। यदि बॉल ऐसे आ रही है, यदि देखिएगा इस तरीके से आप समझो, देखिए मैं बोर्ड पर चित्र बनाता हूं, ये देखिएगा, ये आपके यह समझिएगा ये बॉल आ रही है और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एकदम इस तरीके से आपने हाथ आगे कर दिया। तो हाथ आगे करोगे तो ये बॉल जो है आपकी बहुत तेज लगेगी और हाथ में चोट लगने की संभावना ज्यादा रहेगी। लेकिन जैसे ये बॉल आ रही है, बॉल को पकड़ते समय पीछे की ओर खींचोगे तो क्या होगा, आपके हाथों में चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम विस्तार से अब समझेंगे। देखिएगा, जैसे कि ये बॉल आ रही है तो बॉल का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और ये वेग से आ रही है, किसी ना किसी वेग से आ रही है, तो इसमें जब दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को तो हम संवेग कहते हैं, तो ये संवेग है।
ठीक है। अब इसमें ही संवेग है, तो हमने क्या किया कि हम इसके, और ये संवेग है किसके बराबर होता है, यानी कि उसके संवेग में जो परिवर्तन होता है वो उसके लगाए गए बल के बराबर होता है। तो यानी कि संवेग को हम जितना कम कर देंगे तो मतलब क्या है, उस पर जो ये जो चोट लगाएगी, यानी कि जो बल लगाएगी, हमारे हाथ पर जो बल लगाएगी उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। हम जैसे जैसे हम इसका वेग को कम कर देंगे। अब बोलो वेग कैसे कम होगा? वेग ऐसे कम होता है कि ये देखिएगा, ये बल है, इसमें जो हम इसको ये F बराबर dp अपॉन dt दे रखा, dt की मल्टीप्लाई में इधर कर दूंगा तो dt बराबर क्या हो जाएगा, dp हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई बात? तो ये देखिएगा, ये बल है, और बल में ये क्या है आपका समय। dp बराबर मैंने मान लिया कि इसमें संवेग में परिवर्तन कितना 100 हो गया। सपोज करो कि इसके संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, जब हमारा संवेग में परिवर्तन आपका 100 है, ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में रख रहे हैं क्योंकि संवेग में जो परिवर्तन है वो बल तथा उसके समय के परिवर्तन के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, इसमें ऐसे फोर्स का मान ऐसा समझिएगा 50 है, तो समय का मान कितना रहा होगा, 2 सेकंड रहा होगा। यदि मैं फोर्स का मान कितना कर दे रहा हूं, फोर्स का मान मैं 20-25 कर दे रहा हूं, तो जाहिर सी बात है समय का मान 4 रहा होगा। और यदि मैं फोर्स का मान 20 कर दे रहा हूं तो समय का मान ऑब्वियसली 5 रहा होगा, तभी तो 20 पंजे 100 बैठेगा। अभी भी 100 है, अभी भी संवेग में परिवर्तन 100 है। और यदि मैं इसका मान 10 कर दे रहा हूं तो इसका मान भी ये रहा होगा, ठीक है, अभी भी 100 है। और यदि मैं इसका मान 1 कर दे रहा हूं तो समय का मान 100, अभी भी 100 रहा होगा। तो मतलब क्या है, इसमें देखिएगा, जैसे जैसे बल का मान कम होता जा रहा है वैसे वैसे समय का मान बढ़ता जा रहा है। तो मतलब ये कि जब आपका समय बढ़ जाएगा तो बल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बल कम हो जाएगा तो आपके हाथ में चोट कैसी लगेगी, कम लगेगी। इसीलिए वो क्या करता है, कैच पकड़ने वाला बॉल को पीछे खींचता है ताकि उसका समय बढ़ जाए। बॉल जो आपका, जो बॉल आपके हाथ में जो टच होगी उसका समय बढ़ जाता है। तो समय बढ़ गया तो मतलब क्या है, फोर्स, जो बॉल उसके हाथ पे जो फोर्स अप्लाई करेगी उसका मान क्या हो जाएगा, स्वतः ही कम हो जाएगा। जब बॉल का मान कम हो जाएगा, यानी कि बल फोर्स का मान कम हो जाएगा, तो हाथ में चोट कैसी लगेगी, कम लगेगी। यदि बॉल तेज आ रही है और आपने बीच में हाथ कर दिया तो बॉल का जो फोर्स है वो आपके हाथ पे बहुत ज्यादा अप्लाई होगा और हाथ को तोड़ ही देगा, ये समझ लीजिए। तो मतलब क्या है कि आपका जैसे ही आपकी कोई चीज है तेज वेग से आ रही है तो उसको बॉल जैसे इस वेग से आ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे पकड़ने के साथ साथ इसको पीछे की ओर खींचो, तो क्या होगा, हाथ में चोट लगने की संभावना कम रहती है। ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पे कोई ठेका कूदने वाला, यानी कि लॉन्ग जंप कूदने वाला छात्र है तो उसके यहाँ पे पैर रहेंगे, पैर उस जमीन पर फोर्स लगाते हैं ताकि जमीन पर जैसे ही वो गिरे तो उसमें क्या होता है, वो तुरंत आगे की ओर फिसल जाए। जमीन पर गिरे या तो वो जमीन में धस जाए, पैर उसके जमीन में जो होता है ना, आपकी मिट्टी है, मिट्टी में धस जाए तो क्या हो जाएगा, समय बढ़ जाता है। समय बढ़ जाएगा तो उसके चोट कम लगेगी पैरों में, या फिर जमीन पर थोड़ा आगे की ओर खिसक जाता है ताकि उसके पैरों में चोट कम लगे। ये कारण होता है। तो यही आपके न्यूटन्स के सेकंड लॉ के एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे हैं एग्जांपल्स, ठीक है, आपको इतने ही काफी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते और देखिए, और एग्जांपल बता रहा हूं। जब हम दीवार में कील ठोकते हैं तो दीवार में जो कील ठोकते समय हम क्या करते हैं, जो उस पर जो हथौड़ी मारते हैं, हथौड़ी तेजी से मारते हैं। क्यों मारते हैं, यदि धीरे धीरे मारेंगे तो वो नहीं ठोकती, लेकिन तेजी से मारते हैं, कटदेशी ना अंदर चली जाती है कील। और यदि आपका धीरे धीरे मारोगे हो सकता है कि वो नोक जो है आपकी क्या हो जाए, कम मुड़ जाती है। लेकिन जब हम उसको तेजी से मारते हैं या तो मुड़ेगी या फिर सीधी अंदर चली जाती है। क्यों, क्योंकि जब हम उस पर फोर्स, एक बड़ा फोर्स सूक्ष्म समय के लिए कार्य करते हैं तो उस पर संवेग बढ़ जाता है, तो जल्दी से वो अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये उसका वेग, उसकी नोक का जो वेग है वो बढ़ जाता है। क्लियर है? तो ये सारे काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं। अब हम इसको खत्म करके अब पहुंचते हैं अपने न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर। क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि एक्शन रिएक्शन का नियम। ये कहता है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, लेकिन विपरीत दिशा में। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ऐसे समझिएगा, यदि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस दूसरे ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स उसकी विपरीत दिशा में लगाता है। इसी को हम न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। पहले ऑब्जेक्ट द्वारा लगाए गए बल को हम क्रिया कहेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट द्वारा लगाए गए बल को हम क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया कहेंगे।
ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से भी जानते हैं। यदि मैं दीवार पर ये फोर्स लगाऊं, दीवार भी मुंह पर भी उतना ही फोर्स लगा रही है। यदि मैं दीवार पर फोर्स लगाऊं तो दीवार भी मुझ पर उतना ही फोर्स लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। तो जितना भी फोर्स लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स उसकी विपरीत दिशा में लगाता है। इसी को हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहते हैं। तो यानी कि मतलब क्या है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के प्रति एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है, पता ही है सभी को। आपके कोई चांटा मार दे तो आप एकदम ऐसे तो हंसते हंसते, मतलब आप हंस रहे हो और आपके कोई मतलब चटाक से चांटा रख दे काफी तेज, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हंसते ही रहोगे, कुछ तो प्रतिक्रिया करोगे। तो वही है, प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जरूर होती है। चलो अब इसके एग्जाम्पल्स, दैनिक जीवन के एग्जाम्पल्स। कभी आप गोली छोड़ते हो, गोली दागते हो, या तोप का गोला निकलता है तो तोप के गोले निकलता है तो पीछे की ओर, तुमने फिल्मों में देखा होगा, एकदम गोला निकलता है तो हिल जाती है। क्यों हिलती है? वो पीछे की ओर झटका मारती है। गोली से जब बंदूक निकलती है तो तब भी वो झटका मारती है पीछे की ओर। ऐसा समझे, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो वो गैस के जो उसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी लगता है। यदि गोला तोप से गोला निकलता है तो वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगाता है। जो गोला निकलेगा तो धक्का जो पीछे की ओर लगता है, और आपका बंदूक की गोली यदि निकलती है बंदूक से तो बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, तो वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और आपका नाव से उतरते समय नाव पीछे की ओर चली जाती है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, ऊंचाई से यदि कूदोगे तो जमीन से आपके पैरों में चोट ज्यादा तेज लगती है। क्यों लगती है? तो वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इन सबको हम विस्तार से अगली वीडियो में हम इसकी जानकारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप नए हो तो सब्सक्राइब करो और हमसे एक एक स्टूडेंट रोज का हमारे साथ जोड़िएगा।